0। अब करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो नोट्स में हम पेज नंबर 5 पर हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट any general point due to a dipole। At any general point due to a dipole। अब इसमें देखिएगा क्या है, देखिए आपसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। अब जैसे ये चैप्टर अपने अभी एक ही क्लास हुई है, आज सेकंड क्लास है इसकी, तो एक तो ये देखिएगा कि जैसे ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर भी इक्वली लेंथी है जैसे पिछले वाला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसके बाद जो हम अगला करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो सबसे ही ज़्यादा लंबा चैप्टर है, ठीक है। उसके मैं नोट्स भेजूँगा। अभी इसके पुराना वाला जो था उसके 57 पेजेस थे, ठीक, और इसके 55 पेजेस हैं। जो अगला वाला मैं भेजूँगा उसके आई थिंक 86 या 87 पेजेस हैं, तो वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो ये जो शुरुआत के 3 चैप्टर हैं, ये शुरुआत के 3 चैप्टर ये बच्चों को इतना परेशान करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं फिजिक्स हमसे हो ही नहीं पाएगी। फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ये ना भागते जाते हैं चैप्टर, ये बड़े आसान है। फिर एक 9वां चैप्टर आता है, वो भी ऐसे ही ज़रा 90 पेजेस का, भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो ये 2 जो चैप्टर हैं ये आपको थोड़ा सा, रे ऑप्टिक्स, ये थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं। लेकिन अगर आप साथ साथ करते जाओगे, जैसे हमने एक करा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, एक करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन ही इसकी पूछी जाएगी और बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि इन्फिनिटी से आता हुआ चार्ज कैसे आ रहा है, जरा दिखाओ, उसका पाथ दिखाओ, तो वो इतना नहीं पूछा जाता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डाइपोल का, तो डाइपोल का एक्सियल पॉइंट वाला वो साथ के साथ रिवाइज करिए, और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला जो लास्ट क्लास में हमने कराया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2 टॉपिक करे हैं जो लिख कर देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये तीसरा टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक। बाकी तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखी थी लास्ट क्लास में, ठीक। अब ये तीसरा टॉपिक बता रहा हूँ। तो हमारे पास एक तो पूछा जाता है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल बताइए। एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। एक चीज़ तो ये है कि डायरेक्टली पूछ लिया जाए एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, तो आप बता देंगे जो हमने डेरिवेशन लास्ट क्लास में की। एक ये है कि आपसे ये पूछा जाए कि जनरल पॉइंट पर आप निकाल कर दिखाइए। जनरल पॉइंट का मतलब क्या है, एक्सियल पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जैसे ये हमारा डाइपोल है, -q + q, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2a लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस ये कितना हो गया a, और ये वाला जो आधा डिस्टेंस है ये कितना हो गया, ये भी a हो गया। ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट को ये ले लिया। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है कि उसको यहाँ पर ले लिया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अब जनरल पॉइंट का मतलब इसके और इसके बीच में इधर कहीं भी, नीचे कहीं पर भी आप पॉइंट ले लें और वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल कर दिखाइए, ठीक है। तो वो अब करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं। एक ये पूछा जाएगा कि एक्सियल पॉइंट पर निकाल कर दिखाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाल कर दिखाइए, जैसा लास्ट क्लास में करा। एक ये पूछा जाएगा कि जनरल पॉइंट पर निकाल कर दिखाओ एंड हैंस डिराइव, जनरल पॉइंट का पहले प्रूव करेंगे, फिर वो बोलेंगे एंड हैंस डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट या एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये जो जनरल पॉइंट वाला है, जनरल पॉइंट वाले की हेल्प से भी आप एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला कर सकते हो। अब अगर जनरल पॉइंट वाले से पूछा गया है, हैंस करके पूछा गया कि हैंस डिराइव दैट, और आप डायरेक्ट कर रहे हो तो मार्क्स नहीं देंगे टीचर, ठीक है। तो आपको पहले ये वाला करना होगा, फिर वो करके दिखाना होगा। और डायरेक्टली अगर पूछ लिया तो डायरेक्टली अगर पूछा जाएगा तो आप वो करेंगे, पहला और दूसरा जो हमने आपको करके दिखाया था। तो ये थर्ड केस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में बस 2 ही केसेस थे, तो ये जनरल पॉइंट वाला सिर्फ यहीं पर, ठीक है। अभी देखिएगा कैसे करेंगे इसको। देखो हम पेज नंबर
4 पर है, सॉरी पेज नंबर 5 पर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -q and +q एंड सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a। ठीक है, ये तो हमने डाइपोल के बारे में मेंशन कर दिया। वी विश टू डिटरमिन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैपिटल P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, द डायरेक्शन OP मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो ली जाती है कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ली जाती है। तो मैं ये P वेक्टर ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर नीचे, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं उनकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, और जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करा कि यहाँ पर और यहाँ पर ना लेकर अब उस पॉइंट P को मैंने यहाँ ले लिया इधर। ठीक है, ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट था, ये एक्सियल पॉइंट था, तो इधर उधर ना लेकर यहाँ पर ले लिया। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, हमें जब भी पोटेंशियल निकालना होता है तो मैं ये देखता हूँ मेरे पास चार्जेस कितने हैं। तो एक चार्ज तो ये है, एक चार्ज ये है। पॉइंट P का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा वो, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा वो, और दोनों को ऐड कर देंगे। इससे पहले वाले दोनों केसेस में भी यही हमने करा था, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालिए। तो ऐसे करेंगे, एक डॉटेड लाइन ये ड्रॉ करी। सिमिलरली फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये एक डॉटेड लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी, और इसको हम बोलेंगे R1। R1 इस डिस्टेंस को, इसको पहला चार्ज मान लो तो डिस्टेंस R1, इसको दूसरा चार्ज मान लिया तो डिस्टेंस हो गया R2। तो R1 और R2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है इसको हम O बोल देते हैं, और यहाँ से एक बोल्ड लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको बोलेंगे R वेक्टर। R वेक्टर फाइनली तो मुझे यही देखना है कि यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है। तो याद करिए, जब एक्सियल पॉइंट में हमने देखा था तो इस पॉइंट से जब यहाँ पॉइंट P तक का डिस्टेंस निकाला था तो दैट वाज R+a। इस पॉइंट से जब यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला था तो दैट वाज R-a, ये करा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसी तरह से कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो A का कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा मेरे को उसमें, तो इसलिए इसको अलग मान लिया R1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकाल रहा है इसमें भी A का कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा, तो R2 इसको अलग मान लिया। ठीक है, अच्छा, और कॉमन एक यहाँ से सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस है, उसको हमने R वेक्टर मान लिया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमने कहा कि भाई ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर था तो 90 डिग्री एंगल बन रहा था, ये ऐसे ही एक्सियल पॉइंट पर था तो यहाँ कोई एंगल ही नहीं बन रहा था, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। आपको लाइन भी टेढ़ी दिखाई दे रही है, तो आप क्या करेंगे, इस एंगल को थीटा मान लेंगे, ये आपने एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद एक काम ये करिए कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस पर, इस वाले पॉइंट से, ये जो जहाँ पर +q रखा हुआ है, यहाँ से इस वाली लाइन पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही मुझे ये दिखाई दे गया कि अब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये R2, और ये जो इतना डिस्टेंस बचा हुआ है लगभग इक्वल है। ठीक है, तो R1 दिखाई दे रहा है कि R1 डिस्टेंस बड़ा है और R2 डिस्टेंस छोटा है। तो अब हमने क्या करा कि ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक R1 बड़ा है और R2 छोटा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, R1 माइनस R2। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है भाई, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है दिस इज R1 माइनस R2। R1 माइनस R2, ठीक है, बता देना भाई। सुमेन, आकाश, अक्षय, बता दीजिएगा। दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ। अब देखिएगा, लेट AP इज इक्वल टू R1 एंड BP इज इक्वल टू R2। इस पॉइंट को हमने A माना, इस पॉइंट को हमने B माना, तो लेट AP इज इक्वल टू R1 एंड BP इज इक्वल टू R2।
ए पी इज इक्वल टू R1 एंड बी पी इज इक्वल टू R2. नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल इज, ठीक है, तो नेट पोटेंशियल निकालनी है एट पॉइंट पी. तो कैसे करेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, दोनों को ऐड कर दो. तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करना होगा. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 करेंगे. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, और वर्क डन हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हर तरीके से होता है. तो हम पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हम नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज के साथ लेंगे, ठीक है. तो आप ये देखिए माइनस क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन R1, माइनस क्यू अपॉन R1, ठीक है. सिमिलरली ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू अपॉन क्यू, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है R2, ये हो गया, ठीक. उसके बाद जब दोनों को ऐड करेंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे. क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस 1/R1 प्लस 1/R2 ये बचा. और एलसीएम जब हम लेते हैं और दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग दे रखी होती हैं, तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये R1 और R2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए. तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए. R2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 इधर, तो R2 इंटू -1 इज माइनस R2 इज माइनस R2 एंड R1 इंटू प्लस का 1 इज प्लस का R1. तो ये हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस R2 प्लस R1 लिखा हुआ थोड़ा अजीब लगता है, तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 लिख दिया. अब वो बोल रहे हैं इफ द पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, इफ द पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, देन अब देखिएगा कि अगर ये जो पॉइंट P है इट लाइज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, तो क्या होता है ना, जब हम कभी बोलते हैं कि कोई डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो जो पॉइंट है वो चांद पर ही रखा हुआ है, इतनी दूर है. इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर अगर किसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में है या माइक्रो सेंटीमीटर में है, तो हम ये कहेंगे कि भाई उसके लिए ना 2 या 4 मीटर भी इन्फिनिटी की तरह ही बिहेव करेंगे, ठीक है. मैंने ये कहा कि ये जो डाइपोल होता है, डाइपोल ना बहुत छोटा होता है, समझने के लिए इतना बड़ा बनाकर दिखा रहे हैं, ये बहुत छोटा होता है. तो ये जो डिस्टेंस है ना R, ये डिस्टेंस जो है ये काफ़ी बड़ा होगा डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में, ठीक. अब जब ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा होगा और इनको आप धीरे 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 A B इन दोनों को नज़दीक लाते जाओ, क्योंकि हमारा जो डाइपोल है बहुत छोटा होता है. तो जब हम दोनों को नज़दीक लेकर आते जाएंगे, तो हम लगभग ये देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी लगभग थीटा ही होगा, ठीक है. भाई आप ये देखिएगा कि हमारे पास एक कोई पोल लगा हुआ है, और हमने ये कहा कि जो उसका टॉप पॉइंट है ना पोल का, वहाँ से 2 लाइनें ऐसे आ रखी हैं, वहाँ से 2 पोल्स और हैं जो थोड़ा, एक मिनट जी, ठीक. मैंने ये कहा कि एक पोल इस तरीके से है और ये ग्राउंड लेवल है ना, और यहाँ से एक पोल ऐसे लगा रखा है और एक पोल ऐसे लगा रखा है. हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो 2 पोल्स हैं ना, इनको भी जरा नज़दीक लेकर आओ. तो जब आप नज़दीक लेकर आते जाते हैं, तो इनका जो ये वाला एंगल है ना थीटा, और ये बीच वाला एंगल 90 है, ये थीटा धीरे 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 ये ऐसे 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 होता जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये भी 90 के इक्वल हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो ये A और B काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो ये थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस थीटा. अभी हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर ये जो थीटा है, मैं यहाँ से cos थीटा निकाल लेता हूँ. cos थीटा इज इक्वल टू
cos थीटा की एडजेसेंट वाली साइड क्या है, r1 माइनस r2, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, AB। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस तरह से हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से मैं r1 माइनस r2 की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो r1 माइनस r2 विल बी इक्वल टू AB cos थीटा। ठीक है, AB क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या है, 2a, तो 2a cos थीटा, 2a cos थीटा। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये कहेंगे कि एक तो r1 माइनस r2 की वैल्यू आ गई, मुझे पोटेंशियल निकालना है, ये r1 और r2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, r1 माइनस r2 की। अब निकालेंगे r1 और r2 की वैल्यू। r1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r2 इज अगेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r से, हमने ये कहा कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये r1 r2 r लगभग आपस में बराबर ही होंगे, तो उसको r के बराबर ही मान लिया, which implies that r1 into r2 is equal to r into r, यानी कि r स्क्वायर, r स्क्वायर। ठीक, तो r1 और r2 को जब मैंने, सवाल ये उठता है जब r1 और r2 को मैंने लगभग बराबर मान लिया, तो यहाँ पर r1 माइनस r2 को जीरो क्यों नहीं करा। ठीक है, वो जीरो इस वजह से नहीं करा कि उसमें ना एंगल इन्वॉल्व है, उसमें एंगल इन्वॉल्व है, तो एंगल से कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, रहेगा आसपास, ही जीरो के आसपास की वैल्यू आएगी 0.01 0.03। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे तो कोई बहुत अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा कि यहाँ पर क्योंकि एंगल इन्वॉल्व था, तो इस वजह से मैंने r1 माइनस r2 को जीरो नहीं लिखा है। ठीक, तो r1 माइनस r2 हो गया 2a cos थीटा, जो हमने निकाल लिया इस वाले ट्राइंगल से। ठीक, उसके बाद r1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r2 गया, तो उसको हमने r के ही इक्वल मान लिया, तो r1 इंटू r2 हो गया r स्क्वायर। देयरफॉर v इज इक्वल टू, अब ये जो v की वैल्यू आई है इसमें ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो q अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, r1 माइनस r2 की जगह आएगा 2a cos थीटा, और r1 इंटू r2 की जगह आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू, और ये जो q है इसको अंदर ले जाओ, यहाँ 1 छोड़ दीजिए बस, 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a इंटू cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप सबको पता है कि q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट p के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया जैसे हमारा जो एक्शियल पॉइंट वाला था उसमें यही तो था 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, तो बस एक टर्म और आ रही है cos थीटा, एक टर्म और आ रही है cos थीटा, बस इतना अंतर आया है। तो ये तो जनरल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करके ऐसे लिख सकते हैं, हेंस डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल at an axial point, और second an equatorial point। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना कहीं पर भी अगर कोई डाउट आए तो। तो अब आप इसका सॉल्यूशन में देखेंगे, ये इसकी एक्सिस के अलोंग पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट। ये इसकी एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट, और जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो लाई कर रहा है पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट।
इक्वेटोरियल पॉइंट। मेरी बात बताइए, समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, ये वाला तो समझ में आ गया होगा सभी को, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने जनरल पॉइंट पर निकाला है। अब सोचिए कि अब वो कह रहे हैं कि हैंस डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हैंस डिराइव में आपका एक ही लाइन का होना है बस। आप ये देखिएगा कि ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी अब यहाँ ना होकर ये पॉइंट बी को खींच कर मैं यहाँ ले आता हूँ एक्चुअल पॉइंट पर। तो इसका मतलब आपने इस लेंथ को, ये जो आर था, इसको लेंथ को आपने खिसकाकर ऐसे कर दिया। जब ऐसे कर दिया तो भाई थीटा तो कुछ बना ही नहीं, थीटा तो एक्सिस के अलॉन्ग ही आ गया। तो थीटा जो इस तरह से खुलता, जो एंगल ऐसे बनता, एंगल तो बना ही नहीं कुछ, एंगल कितना रह गया? 0। जब एंगल कुछ बना ही नहीं है, भाई ऐसे था, ऐसे ओपन हो रखा था, आपने इसको बंद कर दिया, तो एंगल तो बीच में बना ही नहीं कुछ, तो एंगल कितना रह गया? 0 डिग्री रह गया। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट है एट एक्सियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos 0 डिग्री, ये है ना p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो p cos 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, सेकंड देखिएगा, सेकंड आपको अपने आप ही समझ में आ गया। एट इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर? इक्वेटोरियल पॉइंट पर थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, यही जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको थीटा को बढ़ाओ और इस लाइन को इसके अलाउंग ले आओ, इक्वेटोरियल पॉइंट से मिला दो ऐसे। जब इक्वेटोरियल पॉइंट से इस लाइन को ऐसे मैं इक्वेटोरियल पॉइंट से मिलाऊंगा तो मेरा ये जो एंगल है ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बन जाएगा। जब ये 90 डिग्री बना तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो v इज इक्वल टू इस रिलेशन में वैल्यू डालिए 1/4πε0 p cos 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि cos 90 0 होता है तो इस पूरे रिलेशन को 0 बनाएंगे, v इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाएगा कि आपको जनरल पॉइंट डिराइव करने के बाद भी डिराइव करना है और आपने वो मेथड अपना लिया, आप वहाँ पर निकाल कर दिखा रहे हैं पाइथागोरस लगाकर √r² + a², वहाँ 0 नंबर दे देंगे वो। ठीक है, यहाँ एक ही लाइन का होना है, ये इतना सा ये करके दिखाना। इसमें आप देख लीजिए कुछ नई चीज़ नहीं है, समझने वाली बस एक चीज़ है, r1 - r2 निकालेंगे, r1 - r2 निकालेंगे इस वाले ट्राइंगल से, यहाँ पर cos थीटा लगाकर, तो r1 - r2 क्या हो गया? ab cos थीटा, ab क्या है? 2a। ठीक, r1 और r2 को इक्विवेलेंट लेकर, बराबर लेकर, r के इक्वल, तो वो r1 × r2 हो जाएगा r², सीधा वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी आसान लग रहा है सभी को? क्लियर है? r1 - r2 ऐसे बनाया कि ये जो है ना, ये लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, ये लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ कम है, तो हमने क्या करा, हमने इस लेंथ को और इस लेंथ को इक्वल बनाने के लिए, इन दोनों लेंथ्स को इक्वल बनाने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो बचा है, ये इसका r2 का और इस r1 का डिफरेंस बचा बस। ठीक है, तो r1 क्योंकि बड़ा था तो r1 में से हमने इतनी लेंथ जो r2 वाली है वो सब्ट्रैक्ट किया बस, तो r1 - r2 बचा। ठीक है जी, बताइए सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए जी। अच्छा, एक और बेसिक फंडा आपको बताता हूँ, फिजिक्स में जो मतलब परेशानी का कारण बनता है वो ये है कि अभी आप सब, यस सर, हाँ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है, और ये जो है ना, ये जैसे कोई धुआं उड़ता है वैसे ना धीरे धीरे ना ये डाइल्यूट होता चला जाता है, डिफ्यूज़न होता है, जैसे अगरबत्ती का धुआं जा रहा है ऐसे ही, अभी यहाँ से निकले, ठीक है, हाँ आ गया, समझ में आ गया, थोड़ी देर बाद तक आए, 1 घंटा, आधा घंटा, धीरे धीरे जब 1.5-2 घंटे बीत जाते हैं ना, ये गायब हो जाता है और नेक्स्ट डे कुछ भी याद नहीं आता। तो आप थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जब भी 1 घंटा तो सेल्फ स्टडी का निकालते होंगे ना, वैसे तो ट्यूशन्स में फंसे रहते हैं सारे आप बच्चे, लेकिन 1 घंटा तो सेल्फ स्टडी का निकालते ही होगे या नहीं? निकालते हो? ठीक है, तो वो जो 1 घंटा है उसमें मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ये 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, एक क्लास का बता रहा हूँ, उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको ज़्यादा। और अगर उसको आपने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया तो आधा घंटा, उसके अगले दिन के लिए छोड़ दिया तो 1 घंटा, उसके अगले दिन गायब है, फिर नहीं पता कुछ भी, सर वो रिवाइज करा दो, पेपर आ गया। ठीक है, तो ये हालत हो जाएगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बड़ा धोखेबाज सब्जेक्ट है। ये जब पढ़ते हैं, कोई आपका टीचर पढ़ाएगा, कोई आपका फ्रेंड भी पढ़ाएगा तो लगेगा यार आसान है, सही समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये एकदम साथ छोड़ कर जाता है।
ठीक है ना। तो ये धोखा देगा ये सब्जेक्ट को। मतलब जो भी आपका स्टाइल हो वो स्टाइल मत बदलना। आप 12th क्लास में जैसे आए हैं, जैसे किसी बच्चे को बोल बोल कर पढ़ने की आदत है ना, रूम बंद कर लूँगा मैं, बोल बोल कर पढ़ूँगा, चीज़ों को अपने आप को ही एक बार रिवाइज कर करके सुनाऊँगा। किसी को लिख कर करने की आदत है तो भाई अपना स्टाइल वो बदलना मत, क्योंकि नया स्टाइल तो अब आप अपना नहीं पाओगे, ठीक है। तो लेकिन करना जरूर, वो रेगुलरिटी जो है वो रखना है इसमें, तो ये मुश्किल नहीं लगेगा आपको। चलो अगला देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। और किसी को डिटेल में अगर बुक से पढ़ने की आदत हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे नोट्स हैं ना ये एसएल अरोड़ा में से ही बनाए, ठीक है। तो मतलब अगर वहाँ से पढ़ना, अगर बुक से पढ़ना चाहें तो वहाँ से कर लेना, नहीं तो नोट्स सफिशिएंट है, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं बुक की, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब इंक्लूड कर रखे हैं। 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस ये आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, ये बेहद आसान है। ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक चार्ज की वजह से, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है, एक चार्ज अगर क्यू है तो 1/4/ε0 Q/R, एक चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब वो बोल रहे हैं ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, सबको ऐड कर देना है बस, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए
Suppose n point charges q1, q2, q3 till qn lie at distances r1, r2, r3 till rn from a point P. Electric potential at point P due to charge q1 is this, due to charge q2 is this, और फिर आपको क्या करना है, इनको सबको ना ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है समझने वाला कि इसमें आपको कोई ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा रटने की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देखिए बिल्कुल आसान है, और इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा हम उसमें भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्ब्स लॉ में उसमें भी कर चुके हैं, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखिए क्या है कि हमने कहा कि एक पॉइंट पी है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, और चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चार्ज ऐसे है Q1, एक चार्ज ऐसे है Q2, Q3, फिर एक Q4, और ऐसे डॉट 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 करते करते यहाँ पर एक चार्ज है Qn। तो Q1 से P तक का जो डिस्टेंस है ये R1 हो गया, Q2 से P तक का डिस्टेंस इज R2, Q3 से P तक का डिस्टेंस इज R3, ये R4 और ये Rn। ठीक है, जहाँ पर भी ये छोटे छोटे ये डायग्राम्स जो दे रखे हैं ना, तो ये डायग्राम के साथ में प्रैक्टिस करिएगा। जो मैंने आपको समझाया मेरी बात 2 या 3 दिन मान लो, बस चौथे दिन आपका खुद मन करने लगेगा फिजिक्स पढ़ने का, जो डर है फिजिक्स का वो निकल जाएगा। आप देखिएगा ये हमारे पास R1, R2, R3, R4 टिल Rn, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, Q1/R1। ठीक है, V2, ये V2 क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q2 की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, Q2/R2। ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q3 की वजह से कितना होगा, Q3/R3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q4/R4। ऐसे ही करते करते Vn ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। फिर क्या करेंगे, सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी टोटल पोटेंशियल जब निकालेंगे तो वो इनका सबका सम हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 टिल Vn। तो इनको सबको ऐड कर देना है। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा मैं देख रहा हूँ सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन है। तो शुरुआत में ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालिए। तो V1 में क्या बचेगा, Q1/R1, V2 में क्या बचेगा, Q2/R2, V3 में Q3/R3। ऐसे ही करते करते Qn/Rn, Qn/Rn। तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये सारे के सारे एडअप हो गए। तो एडअप जब भी होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एडअप होते हैं, उनमें एक पैटर्न दिखाई देता है कि 1 1 2 2 3 3, ये चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो हम इसमें क्या करते हैं, समेशन, यानी कि सिग्मा का साइन लगा देते हैं। सिग्मा इज फॉर समेशन यानी कि एडिशन। तो I इज इक्वल टू 1 से कैपिटल N, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे QI/RI, ठीक है। ये तो ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, के पॉइंट चार्जेस अगर हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इनको पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में बताना है तो क्या करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर टिल Rn वेक्टर are the position vectors of the n point charges. The electric potential at a point whose position vector is r vector would be, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ आप ये देखेंगे कि ये जो पोजीशन वेक्टर्स वाले जो टर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डेरिवेशन में काम आएगी बस, ठीक।
आप ये सोचें कि नहीं वेक्टर तो मेरे को आता नहीं है, मेरे को तो सारा का सारा वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वेक्टर जो है, वेक्टर का सिर्फ डेरिवेशन में ये थोड़ा बहुत बस 1-2% का ही इसका काम है, न्यूमेरिकल्स में कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना वेक्टर्स करेंगे, वो बहुत सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। देखिएगा, तो अगर वेक्टोरिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो लास्ट में वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। उसमें क्या है कि वेक्टोरिकली E is equal to 1/4πε0 sigma I is equal to 1 to n qi upon r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड, बस ये करना है। r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड, ये करना है। अगर कहें तो ये चीज़ भी समझो, बता दो, अगर कहो तो बता देंगे। देखो छोटी सी चीज़ है कि ये r की जगह r वेक्टर माइनस ri वेक्टर क्यों आया, 1/4πε0 qi। इन पर वेक्टर का साइन इस वजह से नहीं आया क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज हमेशा स्केलर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा, जो ये डिस्टेंसेस लिए थे ना r1 r2 r3 r4, ये जितने भी डिस्टेंसेस लिए थे, ये सारे के सारे, अब हमने बोला ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो पोजीशन वेक्टर जब भी निकाला जाता है तो वो पोजीशन वेक्टर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाला जाता है। तो हमने ये कहा कि एक जो चार्जेस है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि जैसे मान लीजिए चार्ज Q1 की ही मैं बात करता हूँ, तो चार्ज Q1 ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो हमसे ये कहा जाए कि आप इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो पोजीशन वेक्टर के लिए आपको क्या करना होगा, इसको Q1 को ना ये P से ज्वाइन नहीं करेंगे ऐसे, Q1 को कहाँ से ज्वाइन करेंगे, Q1 को ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से, ठीक है। जब भी किसी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो उसको हमेशा ओरिजिन से ज्वाइन करा जाता है, तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बन गया, ये बन गया R1 वेक्टर, ठीक है। लेकिन मुझे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है भाई, वो ओरिजिन पर नहीं निकालना, वो निकालना पॉइंट P पर। तो पॉइंट P हमने कहा कि अच्छा चलिए पॉइंट P यहाँ पर है, पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है। तो पॉइंट P पर निकालना है, तो पॉइंट P का भी पोजीशन वेक्टर निकालो। तो हमने कहा ठीक है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, P को O से ज्वाइन कर दिया, तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं बोलूँगा R वेक्टर, उसको मैं R वेक्टर बोलूँगा। और एरो कैसे लगाएंगे, एरो ऐसे लगाएंगे, ऐसे। आप ओरिजिन से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप ओरिजिन से आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन पर लौट कर नहीं आते, ठीक है। तो ओरिजिन से Q1 की तरफ आप ऐसे गए तो R1 वेक्टर, ओरिजिन से P की तरफ गए तो R वेक्टर। लेकिन चाहिए क्या, चाहिए तो P और Q1 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। P और Q1 के बीच का डिस्टेंस चाहिए भाई। P और Q1 को ज्वाइन करो ऐसे, P और Q1 को ज्वाइन करा ऐसे, अब ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे Q1 से P की तरफ बढ़ेंगे। Q1 से P की तरफ क्यों बढ़े, Q1 से P की तरफ इस वजह से बढ़े कि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर निकालना है। किसकी वजह से निकालना है, Q1 की वजह से निकालना है। तो भाई Q1 से P की तरफ, Q2 से P की तरफ, Q3 से, मतलब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक। खैर ये हो गया, एरो यहाँ पर बन गया। अब मुझे ये वेक्टर निकालना है कि ये वेक्टर निकला, तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, एक्स वेक्टर बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कुछ भी बोलो, मुझे ये एक्स वेक्टर निकालना। ये एक्स वेक्टर क्या होगा, हमें रास्ता ढूंढना होता है कि हम यहाँ से, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने का रास्ता ढूंढना होता है। तो O से Q1 तक पहुँचे ये एरो, और Q1 से P तक पहुँचे ये एरो। और एक तरीका ये है कि O से P तक डायरेक्टली पहुँच गए, ये एरो बन गया। इसको ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे O Q1 वेक्टर, इसको पॉइंट को Q1 ही मान लिया, O Q1 वेक्टर प्लस Q1 P वेक्टर, ये हो गया। तो O Q1 वेक्टर रास्ता देखिए एरो से समझ में आता है। तो O Q1 वेक्टर, मैं पहले यहाँ तक पहुँचा, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो एक रास्ता तो O से P तक पहुँचने का ये है, और एक O से P तक पहुँचने का ये रास्ता है। तो इज इक्वल टू O P
पी वेक्टर, ठीक। OQ1 वेक्टर क्या है जरा बताइए। OQ1 वेक्टर है R1 वेक्टर, Q1P वेक्टर क्या है देखिए X वेक्टर, और OP वेक्टर क्या है R वेक्टर। तो X वेक्टर कितना निकलेगा R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही जब सेकंड चार्ज के लिए Q2 के लिए बोलेंगे तो क्या आएगा R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, Q3 के लिए बोलेंगे तो R वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, R वेक्टर माइनस RN वेक्टर, ऐसे आएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ के बारे में डिटेल में टीचर ना तो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि ये एक्सप्लेन करके बताओ, क्योंकि ये आप 11th में करके छोड़ आए हैं, मोशन इन अ प्लेन में आपने करा था, ठीक है। तो मैं उसी चीज़ को एक बार रिकॉल करके बस आपको बता रहा हूँ कि ये ना इस तरीके से आपने करा था। तो इसके लिए मतलब जो भी आपने डेरिवेशन कर दिया, डेरिवेशन करने के बाद फैक्टोरिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा दो, कोई उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, सही है। मॉड क्यों लगाया? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द डिस्टेंस, मैं उसके वेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे उसका डिस्टेंस चाहिए होता है मुझे, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बता दीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए जी, अगला देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो कंटिन्यूअस चार्ज, जब ये 1 2 3 4 में सिंगल सिंगल चार्ज होते हैं जिनको डिस्क्रीट चार्जेस बोलते हैं, जब इनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाता है तो भाई सिग्मा लगाते हैं। और जब कंटिन्यूअस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर उधर सब जगह जब चार्ज पूरे में फैला हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसी समेशन का क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पर। So if R vector is the position vector of point P, then the electric potential at point P due to the continuous charge distribution can be written as potential due to continuous charge distribution V is equal to 1/4 pi epsilon naught integration dq upon स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेंगे उसमें, तो q की जगह dq आ जाएगा, बाकी नीचे से r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड ये हो गया। नंतर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली इन अ वॉल्यूम v, ठीक है, इन अ वॉल्यूम v, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो dv, ठीक। तो हम ये जानते हैं ना कि जब रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, dq अपॉन dv। तो इट इम्प्लाइज दैट dq इज इक्वल टू रो dv फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, V कैपिटल V। मैंने आपको पहले बताया था कुछ जो नोटेशंस है ना वो कॉमन होती है, जैसे कैपिटल V है, कैपिटल V आपका पोटेंशियल के लिए भी यूज़ करा जाता है और कैपिटल V वॉल्यूम के लिए भी यूज़ करा जाता है। स्मॉल v पता होगा वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल V यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq की जगह आप क्या लिख देंगे, रो dv अपॉन ये r वेक्टर माइनस ri वेक्टर। ये हो गया। सिमिलरली व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ओवर एन एरिया कैपिटल S, तो जो आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है, dq अपॉन ds, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ds। ये किसके लिए हो गया, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ सरफेस चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन तो वी एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस अपॉन आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ऐसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो क्या हो जाएगा लैम्डा। लैम्डा क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ठीक है जी। फिर जब नेट पोटेंशियल निकालते हैं तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको सबको ही ऐड कर देते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर लिख कर नहीं दिखाया मैंने ये लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, जैसे सिग्मा है ना डी क्यू बाई डी एस, वैसे ही लैम्डा होता है डी क्यू बाई डी एल। ये होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर इनकी वजह से जब नेट चार्ज निकालना है तो क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। तो वी कॉन्ट का मतलब क्या हो गया, वी कॉन्टिन्यूस, ये हो जाएगा वी वी प्लस वी एस प्लस वी एल। इसको तीनों को ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है, हम नोट्स में हैं पेज नंबर 9 पर, इन तीनों को ऐड करके दिखा देना है। फिर लास्ट में ये बोल रहे हैं, ठीक है, मैं इसको लिख कर दिखानी हूँ। ठीक है, लिख कर बस तीनों को ऐड ही करके दिखाना है, तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, आप देख लो। फिर है द पोटेंशियल ड्यू टू अ जनरल सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ कंटीन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस कैन बी रिटन एज। अगर किसी सिस्टम में कंटीन्यूअस चार्जेस भी हैं जो फैले हुए हैं और साथ में डिस्क्रीट चार्जेस भी हैं, तो डिस्क्रीट चार्जेस वाला जो ये वाला है ना, लास्ट में ये भी ऐड हो जाएगा। तो उसको हमने लास्ट में ये बोला है v इज इक्वल टू वी कॉन्ट फॉर कॉन्टिन्यूस, वी कॉन्टिन्यूस प्लस वी डिस्क्रीट। ये दोनों ऐड करके लिख देना है आपको, वी वी प्लस वी एस प्लस वी एल, तीनों को ऐड कर देंगे और लास्ट में ये भी ऐड करके लिख देंगे। बस इतना दिखाना। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने करा था, उसमें भी हमने देखा था कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे है। ठीक है, चलिए जी, इतना कर लीजिए। हमने पेज नंबर 9 तक करा है। पेज नंबर 9 तक जो भी चीज़ समझने वाली है, जो भी चीज़ लिख कर प्रैक्टिस करने वाली है, 3-4 टॉपिक्स हैं बस। ठीक है, उनको एक बार करके देख लेना, आपका हाथ के हाथ ना होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ओके।